खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। फैसले पर अटकलें बरकरार है, अब शुक्रवार का इंतजार है। जी हां, सूबे में सियासी संग्राम अभी 3 दिन और जारी रहेगा। मंत्री विधायक 3 दिन और होटलों में कैद रहेंगे। 3 दिन और जारी रहेगी प्रदेश में सियासी उठापटक। 3 दिन और जारी रहेगा शहमात का खेल। 3 दिन और चलेगा राजनीतिक कयासबाजियों का दौर, क्योंकि आज से 3 दिन बाद प्रदेश की सबसे बड़ी अदालत सियासी अदावत पर अपना फैसला सुनाएगी। ये भी बताएगी कि पार्टी से बगावत करने वाले विधायकों को नोटिस जारी करना जायज था या नाजायज। बागी विधायकों पर गाज गिराने के लिए स्पीकर स्वतंत्र है या नहीं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि शुक्रवार का दिन सूबे की सियासत की तस्वीर और तकदीर साफ करेगा कि किसकी मंशा में है खोट और किसकी दलीलों में है दम। लेकिन उससे पहले प्रदेश की जनता ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का वो रूप देखा जिससे अभी तक हर कोई अनजान था। सीएम गहलोत ने सचिन पायलट पर सबसे तीखा और तल्ख हमला बोला, नकारा, निकम्मा और नालायक शब्दों का भी इस्तेमाल किया। हालांकि फर्स्ट इंडिया के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में सीएम गहलोत ने साफ किया कि उन्होंने ये शब्द महज संगठन में पायलट के काम के लिहाज से इस्तेमाल किए थे। उनकी पायलट से कोई व्यक्तिगत अदावत नहीं है। लेकिन फिर भी सूबे के सियासी गलियारों में रह रहकर गूंज रहा है एक ही सवाल कि आखिर क्यों अशांत हैं अशोक। हम जानते थे कि निकम्मा है, नकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है। मेरे साथ हो कि नहीं हो, मैं यहाँ बैंगन नहीं आया हूँ, मैं यहाँ कोई सब्जी बेचने नहीं आया हूँ, मैं मुख्यमंत्री बनाया हूँ। संगठन के संदर्भ मुझे कोई पूछे तो मैं वो भाषा काम लूँगा कि नाकारा और निकम्मा जो व्यक्ति होता है, जो अनुभव रखता नहीं है, उस ढंग का संगठन चला। मेरे कोई व्यक्तिगत उनके प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं है। सरकार पर किसने डाला साजिश का साया? संवेदनशील गहलोत को गुस्सा क्यों आया? किसने किया सियासी अदावत का आगाज? मरुधरा के मुखिया आखिर क्यों है नाराज? अशोक क्यों है अशांत? बिग फाइट पे बहस आज जिसे अहम मुद्दे पर और बहस के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। चलिए उनसे रूबरू करा दिया आपको। हमारे साथ बीजेपी विधायक अभिनेश महर्षि जी हैं, पीसीसी उपाध्यक्ष और मीडिया चेयरपर्सन अर्चना शर्मा जी हमारे साथ हैं, वामदल नेता सुमित्रा चोपड़ा जी हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता ए के जैन साहब हमारे साथ हैं और स्पीकर के अधिवक्ता प्रतीक कासलीवाल जी भी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। अब क्योंकि जिस तरह से बहुत तल्ख टिप्पणी और नाराजगी भरे शब्दों में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वक्तव्य दिया था इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, और कहना भी यही कि कहीं ना कहीं दर्द है, दुख है, ये सब जो कुछ भी हो रहा है उस पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर अशोक अशांत क्यों है। लेकिन उससे पहले आज क्योंकि अहम दिन था, सुनवाई जारी थी और सुनवाई के बाद फैसले को सुरक्षित रखा गया। ए.के. जैन साहब, इस पूरे मैटर पर, क्योंकि कोर्ट में मैटर है और सुनवाई भी बाकायदा हुई और हम उम्मीद कर रहे थे कि आज फैसला आ जाएगा, लेकिन इसे 3 दिन का और वक्त यानी कि 24 जुलाई तक के लिए एक्सटेंड किया गया है, सुरक्षित रखा गया है फैसला। क्या नजर आता है आपको अब इस मामले में? क्या हो सकता है, बस फैसला आएगा और तस्वीर साफ? देखिए, सबसे बड़ी बात तो आश्चर्य इस बात का हुआ जी कि छुट्टी के दिन अदालत खुली, छुट्टी के दिन सुनवाई हुई, 10:30 बजे की बजाय 10 बजे सुनवाई हुई, और तो और वकील साहब को नाश्ते के लिए 45 मिनट का ब्रेक दिया गया। शायद हमने तो राजस्थान के हाई कोर्ट के इतिहास में कभी ऐसा नहीं देखा गया। 5 बजे के बाद तक अदालत बैठी रही और उसके बावजूद भी जो ड्यू टाइम था उस पर आदेश नहीं आया। तो हम सब लोगों पर प्रश्न करते रहते हैं, पर एक प्रश्न यहाँ ये भी उठता है कि जब इतना ही अर्जेंट मैटर माना गया था, इतनी ही लंबी सुनवाई दी गई थी, तो फिर इसको 2 दिनों के लिए क्यों टाला गया? क्या टाइम मैनेजमेंट का अंदाजा न्यायालय को नहीं था या न्यायालय के टाइम मैनेजमेंट में कहाँ पर कोई कमी रह गई? अब प्रश्न इस बात का है कि कोर्ट ने अल्टीमेटली आज स्पीकर से रिक्वेस्ट की है कि वो इस मामले की सुनवाई नहीं करें, इस मामले पर आदेश पारित नहीं करें। इससे पहले भी स्पीकर ने ही ग्रेस दिखाई थी और उन्होंने कोर्ट में, न्यायालय में मामला जाने पर उन्होंने ये कह दिया था कि मैं इसका शाम को 5 बजे तक निर्णय नहीं करूंगा। फिर ये कह दिया कि जब कोर्ट ये कह रही तो मैं 21 तारीख की शाम को 5 बजे तक इस मामले में हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। इसका कारण ये है कि अब तक जितना भी पुरानी हमारी
इसमें प्रेसिडेंट्स जितने कहते हैं उसमें कहीं भी ये नहीं आया कि स्पीकर को कोई ऐसा बाइंडिंग डायरेक्शन दिया गया हो कि या उसके स्पीकर के आदेश के अगेंस्ट में कोई इंटरिम स्टे किया गया हो कि वो नोटिस पर कार्रवाई ना करें या नोटिस पर सुनवाई ना करें। स्पीकर के फाइनल ऑर्डर्स को तो फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने बदला है, जैसे मायावती वर्सेज मार्कंडे वाला केस है जिसमें यूपी गवर्नमेंट के स्पीकर यूपी के स्पीकर के आदेश को हालांकि बहुत दिनों बाद बदला था पर सुप्रीम कोर्ट ने गलत मानते हुए उसको अपास्त किया था। और हाल ही में केहम सिंह का निर्णय है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर को ये निर्देश दिए कि वे 4 सप्ताह के अंदर अंदर डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशंस को तय करें या डिसाइड करें, जो वो तय नहीं कर रहे थे। पर नोटिस पर कार्रवाई करने से आज तक स्पीकर को कहीं नहीं रोका गया है। और क्योंकि ये पूर्व में कई बार इसी कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति आ गई, 1964 में केशव सिंह का फेमस केस है जब उत्तर प्रदेश की विधानसभा ने 2 हाई कोर्ट जजेज के अगेंस्ट में वारंट गिरफ्तारी निकाल दिए थे। इलाहाबाद हाई कोर्ट की फुल कोर्ट की बैठक हुई, उन्होंने स्पीकर के ऑर्डर को रोका, उन्होंने नहीं माना और अल्टीमेटली ये हुआ था कि उससे में एक हाई कोर्ट जज को खुद पिटिशनर बनकर जाना पड़ा था हाई कोर्ट के अंदर, फिर सुप्रीम कोर्ट के केंद्र सरकार के इंटरफेरेंस से जैसे तैसे करके वो मामला सुलझा था। ऐसी की स्थिति थी बोड़ा बाबू सिंह के मामले में आई, मणिपुर के स्पीकर के मामले में, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट के लिए तलब कर दिया, उन्होंने आने से मना कर दिया, सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानने से मना कर दिया, फिर भी बढ़ी जाए। तो ऐसा क्योंकि 2 कॉन्स्टिट्यूशनल हेड्स हैं इसलिए उनकी टकराहट हमेशा कोई अच्छा परिणाम नहीं लाती। और इस बार सीपी जोशी जी ने काफ़ी टाइम तक ग्रेस दिखाई है कि उन्होंने इसको बिना कोई आदेश नहीं होने के बाद भी स्वेच्छा से ये कहा कि मैं कोर्ट के और ये करता हूँ। परंतु अब ये लगता है कि ये जो पिटिशंस हैं, जैसा बार बार स्टैंड बदला, पहले कहा कि हम इसको चले, पहले तो आप किसी और ऑर्डर, पहले तो ये कह दिया कि हम अमेंड करना चाहते हैं कि उसको अल्ट्रा वायरस को चैलेंज करना चाहते हैं, फिर कह रहे हैं कि वायरस ऑलरेडी चैलेंज हो भी चुका है तब भी दोबारा सुन सकती है इसको डीबी, जबकि सुप्रीम कोर्ट इसको तय कर चुकी है, यूनियन ऑफ इंडिया को पार्टी नहीं बनाया गया है और भी कई सारी ऐसी बातें। पहले राउंड में तो कंप्लेनेंट जो थे, पिटिशनर जो थे महेश जोशी, जिनकी पिटिशन पे गया, उनको भी पार्टी नहीं बनाया गया। उसकी ओर से कांग्रेस का स्टैंड देखें तो एक तरफ तो आप ये कह के गए कि ये सारे के सारे मेंबर्स कांग्रेस पार्टी को स्वेच्छा से छोड़ चुके और उसके बाद उन्हीं 19 में से 2 आदमियों की सदस्यता आप निलंबित कर रहे हैं। जो आपकी पार्टी छोड़ के जा चुका है उसकी सदस्यता कैसे निलंबित की जाएगी? 14 तारीख की रात को पिटीशन पेश होती है, रात को ही नोटिस जारी हो जाते हैं और घरों पे चस्पा सबको, एक तरफ तो आप कह रहे हैं मानेसर में है वो और उनके घरों पे नोटिस चिपका दिए जाते हैं। तो कई सारी बातें हैं जो अब ये कोर्ट इस मामले में तय करेगी कि क्या हम स्पीकर के नोटिस में भी इन परिस्थितियों में इंटरफियर कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि अब तक ये तय नहीं हुआ जी। प्रतीक कासलीवाल जी भी हमारे साथ है, स्पीकर के अधिवक्ता है। प्रतीक जी, आपकी मौजूदगी पूरे वक्त रही है सुनवाई के दौरान भी, और एक बात और जानना चाहेंगे, क्योंकि फैसला सुरक्षित रख लिया है 24 जुलाई तक के लिए, लेकिन शाम को स्पीकर से मुलाकात हुई थी, एक मीटिंग भी हुई थी, क्या रहा उनसे मुलाकात के बाद, या इंतजार आप लोगों को भी अब 24 जुलाई का ही? देखिए, जो जैन साहब ने कहा मैं उसी क्रम में आगे कहूँगा। उन्होंने काफ़ी अच्छे बिंदुएं उठाई हैं और उसी चीज़ को हमारा भी यही मानना है कि जिस तरह की कार्रवाई हुई है, एसबी 2 बार सुनवाई, कोर्ट के आर्स के बाहर बैठना और फिर वायरस चैलेंज करना जो कि सेटल्ड है, ये कुछ और ही दर्शा रहा है। बट आपका जो मुख्य रूप से प्रश्न है कि आज क्या कार्रवाई हुई, तो आज पूरे दिन जब सुनवाई हुई तो समय का अभाव रखते हुए कोर्ट ने कहा कि क्योंकि अब हम ऑर्डर नहीं पास कर सकते तो हम इसमें 24 तारीख बख्शा रहे हैं। और साथ ही साथ कोर्ट ने निवेदन किया है स्पीकर महोदय से कि वो आज की कार्रवाई को डेफर करें 24 तारीख तक के लिए। जो ग्रेस जो स्पीकर साहब ने पहले भी दिखाया, 17 तारीख को 1 बजे से 5 बजे डेफर की, फिर 5 बजे से आज की तारीख तक डेफर की, 17 तारीख से आज की तारीख 5 बजे तक, और उसके बाद अब क्योंकि कोर्ट ने रिक्वेस्ट करी है तो उसको वापस से 24 तारीख को 5:30 बजे तक के लिए डेफर किया गया है। वो दोनों इंस्टीट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशनल है, दोनों की गरिमा है और उसी गरिमा को मद्देनजर रखते हुए एक ग्रेसफुल एक्शन था स्पीकर महोदय के द्वारा कि आज की जो हियरिंग है उसको हम डेफर करें 5:30 बजे के लिए। और इसी क्रम में जो महेश जोशी जी के अधिवक्ता हैं देवदत्त कामत साहब, वो अपीयर हुए विधानसभा में। उनका कहना था कि आज पे सुनवाई हो, कोई स्टे नहीं है। तो आज स्पीकर महोदय द्वारा उस म्यूचुअल रेस्पेक्ट और कमेटी को देखते हुए 24 तारीख को 5:30 बजे तक के लिए डेफर की।
जी बिल्कुल। और जो शाम में भी मुलाकात आप लोगों की थी, वो क्या उसी को दिखाया जा रहा था, उसी पर चर्चा की जा रही थी, या स्पीकर को पूरे सुनवाई में जो कुछ हुआ उससे अवगत कराया जा रहा था? नहीं, स्पीकर साहब तो अवगत है, मेरा मानना है आप लोगों के माध्यम से, चैनल के माध्यम से क्या चल रहा था, तो वो उस पूरी चीज से, घटनाक्रम से अवगत है। और क्योंकि विप ऑफिसर के द्वारा एप्लीकेशन लगाई गई थी, तो उस पर उनकी एंजाइटी होगी कि आज क्या कार्रवाई हो रही है, इसीलिए उनके अधिवक्ता जो है स्पीकर के समक्ष मौजूद हुए 5:30 बजे और उनसे निवेदन किया कि आज की कोई क्या कार्रवाई कर रहे हैं और उस पर अवगत कराएं। तो मुख्य रूप से जो मैं आपको कह रहा हूं कि एक रिक्वेस्ट जो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा की गई है अपने ऑर्डर में कि 24 तारीख के लिए डेफर कर दिया जाए, तो उस लाइट के अंदर स्पीकर महोदय द्वारा अपनी आज की कार्रवाई को 24 तारीख को 5:30 बजे तक के लिए डेफर किया गया। जी चलिए ठीक है, 24 जुलाई फैसला भी आ जाएगा और 24 जुलाई से शाम 5:30 तक के लिए डेफर भी किया गया। स्पीकर यानी कार्यवाही इस नोटिस को लेकर नहीं करेंगे। ये तस्वीर तो साफ है, लेकिन एक दूसरी बात जो है मुद्दा हम जिस पर चर्चा भी कर रहे थे, अशोक क्यों अशांत है? अर्चना शर्मा जी, इसका जवाब जरा आप दे दीजिए, क्योंकि पिछले दिनों भी जो कल की अगर हम बात कर लें या आज की हम बात कर लें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जिस तरह से वक्तव्य आया है, ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया, ऐसे तेवर मुख्यमंत्री के कभी नजर नहीं आए हैं। और जब फर्स्ट इंडिया भी उनसे खास बातचीत की और उनसे इन्हीं चीजों को लेकर सवाल पूछा गया, तो उनका कहना भी यही था कि अंदर दुख है, दर्द है, ऐसा कभी नहीं सोचा था कि इस तरह से चीजें होंगी जो हो रही हैं। देखिए श्वेता जी, शांति अशांति की बात नहीं है। ये मुद्दा ये है कि जब परिस्थितियां ऐसे निर्मित हो जाए और ऐसा लगे कि अपने लोग विश्वासघात पर उतरे हुए हैं, तो ये शोभ और वेदना का सम्मिश्रण है। और मैं समझती हूँ कि समर्पित कांग्रेस नेता, और यूँ कह सकते हैं कि कांग्रेस को स्थापित करने में जिनका बहुत बड़ा योगदान है और उनका जो करियर वो स्पैन कितना करता है, समझ लीजिए कांग्रेस के बहबूदी के लिए, जितना कि जिनके लिए कहे गए उनकी उम्र से ज्यादा है। तो ऐसे में जब आपको ये महसूस हो कि कोई डेकोरेटेड लीडर जो पार्टी की को नेतृत्व के रूप में उनको यहाँ स्थापित किया गया हो और बहुत अच्छे पदों से नवाजा गया हो, वही विपक्ष के साथ मिलकर अपनी ही पार्टी की सरकार को गिराने की कवायद शुरू करें, तो इस स्वतः ही ऐसे उद्गार आते। क्योंकि हमें समझ लेना चाहिए कि कोई भी संस्था, राजनीतिक पार्टियों की बात नहीं करिए, कोई भी संस्था होती है वो कलेक्टिव आइडियोलॉजी से चलती है। अब उस आइडियोलॉजी को यदि आप नहीं मानते हैं और कुछ ऐसी परिस्थिति निर्मित कर देते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि उनका एक्शन बिल्कुल पार्टी लाइन से बाहर जा रहा है, तो ऐसे में ऐसा एडमॉनिशमेंट या ऐसी फटकार स्वतः ही आती है उनके माध्यम से, जो इस चीज को समझते हैं कि पार्टी क्या होती है, पार्टी का वजूद क्या होता है और इसीलिए संघर्ष कितना बड़ा किया जाता है। तो मैं समझती हूँ कि ये एक ऐसी वेदना और शोक के सम्मिश्रण का परिणाम था जो उनको आहत कर रहा है, और वो क्या सभी समझ रहे हैं कि एक विश्वासघात हो रहा है पार्टी के साथ। तो ऐसी परिस्थिति में जो बहुत संजीदगी के साथ राजनीति करते रहे हैं और जिन्होंने सभी को साथ लेकर के, उन्होंने कहा ना कि मैं तो ये मानता हूँ उम्र नहीं पद को देखना चाहिए, कि मैंने सबको सिखाया कि अगर पीसीसी प्रेसिडेंट कमरे में आ जाए या कहीं भी हो तो खड़े हो जाओ। यानी कितनी ज्यादा एक शुचिता है, कितना बड़ा मान सम्मान पदों के प्रति है, पार्टी के प्रति है। अब उन सबको विखंडित होते दिखता हो सामने, और वो भी किसी व्यूहरचना के तहत, और विपक्षियों को एक अवसर मिलता हो, तो मैं समझती हूँ ऐसी भावना व्यक्त हो जाती है। ठीक है, तो विपक्षियों को एक अवसर मिलता है। अविनेश महर्षि जी, जिस तरह से अर्चना जी कह रही हैं, लेकिन एक और अहम बात है कि मुख्यमंत्री कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष होते हुए भी बीजेपी के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा, ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी कहना था और यही माना जा रहा है। और जिस तरह से बयान भी सामने आ रहे हैं कि ये सब कुछ जो हो रहा है, और अगर इन लोगों ने ये बागी हुए, पार्टी से बगावत की, नाराजगी व्यक्त की और बहुत सारी बातें कही गई, लेकिन जो नजर आता है कांग्रेस को वो ये कि ये पूरा षड्यंत्र बीजेपी के साथ मिलकर रचा गया, बीजेपी इसके पीछे है। श्वेता जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। ये इनके घर का झगड़ा है। अभी आपने कहा अशोक क्यों है अशांत। अशोक जी इसलिए अशांत हैं कि वो अपने घर के झगड़े को सुलटा नहीं सके। जब वो एमपी बने उस वक्त जो 3 साल का बच्चा था जिनका नाम सचिन पायलट है, उन सचिन पायलट को भी अभी अर्चना जी कह रही थी कि उन्होंने सारे रीति रिवाज, कायदे कानून, अनुशासन सिखाने का काम किया, लेकिन उस 3 साल के बच्चे को वो नहीं सिखा सके। इसलिए वो कांग्रेस के कृत्यों के कारण अशांत हैं। जिस तरह से वो चाहते थे
एक छत्र राज्य करते हुए कांग्रेस पार्टी के अंदर वो एक किसी भी तरह से अनचैलेंज्ड लीडर के रूप में उभर करके जिस तरह से आ रहे थे, इस बात से अशांति उनको थी। सचिन पायलट जी जब 7 साल तक इनके प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहते हैं तब वो उनको खराब नहीं लगते हैं। तब सारे के सारे, चाहे अर्चना जी हो और चाहे पार्टी के दूसरे नेता हो, सब एक डोर में बंद करके उनके आदेश की पालना करते रहे। लेकिन कभी भी क्या इनका आलाकमान पहले सो रहा था? क्या 7 साल ये कह रहे हैं निकम्मा है, ये ऐसे ऐसे शब्दों का मैं रिपीट नहीं करना चाहता, ये कह रहे हैं निकम्मा है, नालायक है, कोई काम नहीं करता था, तो 7 साल पहले इनके आला कमान ने कैसा फैसला कर दिया? इसका मतलब आला कमान क्या कर रहा था? ऐसा फैसला कर दिया जिसका इनके मुख्यमंत्री स्वयं के इतने कद्दावर नेता उनके बारे में टिप्पणी कर रहे हैं। न केवल टिप्पणी कर रहे हैं बल्कि आभूषण उनके लिए जो उनके मुखारविंद से निकले हैं वो आभूषण पहनाने का काम कर रहे हैं। इसलिए अशोक गहलोत अशांत उनका कहना है व्यक्तिगत तौर पर कुछ ऐसा, यदि व्यक्तिगत देखिए ये उसके बाद लेकिन उस पद पर रहते हुए जो काम करना या फिर अंदर से जो बातें निकल कर आई थी वो उन्होंने काम से कभी कहा नहीं। देखिए अशोक गहलोत जी ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि वो लड़ाने का काम करते थे लोगों को। जी अर्चना जी, अर्चना जी 1 मिनट रुक जाइए, मैं बात कर रहा हूँ, आप बोले मैं नहीं बोला, आप शांति रखिए। जो जब आपका नंबर आए बोल श्वेता, नहीं मैं आपसे अशोक गहलोत जी, आपने बोल लिया ना, मैंने नहीं बोला। अशोक गहलोत जी ने, अर्चना जी आपने 7 साल तक अंदर इतना ही है, सचिन पायलट जी के गीत गाए 7 साल तक, तब सचिन पायलट जी आपको अच्छे लग रहे थे। आज सचिन पायलट आपको खराब लगने लगे, आज अशोक गहलोत आपको अनडाउटेड लीडर लगने लगे। तब कहां चली गई थी आप तो चेयरपर्सन थी, मीडिया पर्सन थी। ऐसी स्थिति में आपने ऐसे बोझ को ढोया 7 साल तक, क्यों ढोते रहे उस बोझ को? यदि आपका बोझ लगता था इसलिए अशांत है अशोक गहलोत। अभिनेश जी एक ये भी वजह हो सकती है, अर्चना जी, अभिनेश जी, एक ये भी तो वजह हो सकती है कि अब जब बगावत कर दी, नाराजगी व्यक्त की, पार्टी छोड़ के अलग जिसके ऊपर 7 साल तक ढोते रहे अशोक गहलोत कह रहे उन्होंने कुछ नहीं किया। ठीक है, अर्चना जी इसका जवाब दे। अर्चना जी, सरकार बनी है या अशोक गहलोत के नाम पर बनी है? और अब आप दो लोग, कोई लेना देना नहीं है इसके अंदर। हम ये कह रहे हैं कि कांग्रेस का अंदरूनी झगड़ा है, इस कांग्रेस के अंदरूनी झगड़े के कारण अशोक अशांत है। ठीक है अभिनेश जी, ठीक है। अर्चना जी, देखिए श्वेता जी, अभिनेश जी किसी जमाने में हमारे गीत गाते थे, गीत भी गाता था। आप लोगों से त्रस्त होकर के गया हूं मैं, आप लोगों की गलत नीतियों का विरोध करके गया हूं मैं। अब आप बीच में बोलने लग गए, आपकी सुना ना, आप क्यों नहीं सुनना चाहते? आपकी हो नहीं सकती क्योंकि आप तो खुद ही शिप को क्रॉस कर गए। आपकी लेकिन आप भी कांग्रेस को बेहतर समझते हैं, कांग्रेस को बेहतर समझते हैं आप समझते हैं कांग्रेस। ठीक है अर्चना जी इसका जवाब दीजिए, फिर दूसरे गेस्ट के पास जाना है। ठीक है, और आपके पति किनके गीत सिद्धांत गाते थे? अभिनेश पर्सनल मत जाइए, तो उनके पर्सनल मत जाइए। ठीक है, वो पहली बात है। ये पर्सनल आएंगे तो हम पर्सनल बात करेंगे। नहीं, बिल्कुल पर्सनल नहीं है। अर्चना जी 7 साल तक प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर रहे, मुख्यमंत्री का कहना आप तो कांग्रेस बसपा और फिर बाद में सभी जान रहे। हमने कांग्रेस पार्टी की जो नीतियां, गलत नीतियां थी, निष्ठाएं क्या होती है आप जानते हो क्या? निष्ठा क्या होती है? हमने गीत गाए तो पार्टी के गीत हमेशा गाएंगे, लेकिन आपके लिए तो कौन सी निष्ठा है मुझे बताओ। कैसी बातें कर रही है? अरे आप व्यक्तिगत क्यों हो रहे हो? आप व्यक्तिगत मत होइए, व्यक्तिगत नहीं होइए। महसूस करता है अति महत्वाकांक्षा अवसरवादिता के परिचायक हो आप लोग। ठीक है अभिनेश जी, हम मुद्दे पे रहते हैं सर, हम मुद्दे पर रहते हैं क्योंकि अभी जो स्थिति है उससे बात कर रहे हैं। आप वेदना को क्या समझोगे? ठीक है अर्चना जी, पार्टी के प्रति निष्ठा को क्या समझोगे आप? ठीक है, आप दोनों के पास वापस लौटेंगे। हमारे साथ सुमित्रा चोपड़ा जी भी हैं, वामदल नेता। सुमित्रा जी, अरे आप सरकार में जो हो रहा है ठीक है, 19 बागी विधायक होते हैं, लेकिन एक अहम रोल सीपीएम के भी 2 विधायक निभा रहे हैं। एक साथ नजर आ रहे हैं अशोक गहलोत के, दूसरे अलग खड़े हैं। सीपीएम का स्टैंड क्या है? ये बात बार बार सामने आ रही है कि सीपीएम का स्टैंड क्या है, क्योंकि आप लोग कहते हैं कि हम डिसाइड करते और जो डिसाइड किया जाएगा वही फैसला हम लेंगे और हमारे दोनों विधायक वही करेंगे। सीपीएम के स्टैंड पर तो मैं बाद में बोलूंगी, पहले मैं अभी जो बहस चल रही है उसमें थोड़ा बोलना चाहती हूँ। मुझे आश्चर्य ये हो रहा है कि
पहली बात तो ये कि सारा प्रदेश जो है एक तरह से ठप पड़ा हुआ है और बहुत दुखद स्थिति ये है कि सारे विधायक 19 विधायक को वो कहाँ है वो पता ही नहीं है, पीछे पीछे जा रही है पुलिस और वो मिल नहीं रहे हैं। सुमित्रा जी, दूसरे विधायक को गहलोत साहब लेके इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। 19 असंतुष्ट कांग्रेस विधायकों का ये बेहद अहम मामला है। विधानसभा स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी ने निर्णय लिया है 24 जुलाई की शाम तक कार्यवाही को स्थगित किया गया है। न्यायिक औचित्य, न्यायिक गरिमा का यहां पर ध्यान रखा गया है। तो ये अहम फैसला लिया है, अहम निर्णय विधानसभा स्पीकर ने लिया है। 24 जुलाई की शाम तक कार्यवाही स्थगित की गई है। न्यायिक औचित्य, न्यायिक गरिमा का यहां पर खास ध्यान रखा गया है। प्रतीक कासलीवाल जी, इस पर एक रिएक्शन जरूर चाहेंगे आपसे सर। जी दोबारा कहें आप। मैं बिल्कुल, 24 जुलाई की शाम तक कार्रवाई को स्थगित किया गया है स्पीकर के द्वारा। ये अहम निर्णय लिया है स्पीकर ने। देखिए, ये आपको मैं जो बार बार कह रहा हूं कि एक स्पीकर के द्वारा एक बहुत ही ग्रेसफुल एक्शन है। उन्हें पता है कि मामला लंबित है उच्च न्यायालय में, जिसमें कि कोई उनके पास संविधान के हिसाब से या उच्च न्यायालय की तरफ से कोई रोक नहीं है। वो कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन 17 तारीख को 1 बजे भी उन्होंने डेफर किया, 5 बजे भी डेफर किया और आज की 5:30 वाली मीटिंग को भी इसीलिए सुनवाई को डेफर किया है क्योंकि उच्च न्यायालय द्वारा अपने आज के आदेश में यह रिक्वेस्ट की गई है स्पीकर के साथ कि आप आज की जो सुनवाई है उसको 24 तारीख तक के लिए डेफर करें। कोर्ट जो स्पीकर महोदय उनके समक्ष ये भी चीज है कि क्योंकि कोर्ट की सुनवाई का समय 10:30 से 4:30 रहता है, हो सकता है ऑर्डर कोर्ट सुबह 10:30 की जगह 3 बजे 4:30 बजे तक सुनाए, तो उसको डेफर करते हुए, इसको ध्यान में रखते हुए, उस रेस्पेक्ट को, उस कमेटी को ध्यान में रखते हुए जो सुनवाई है वो 5:30 बजे के लिए रखी गई है 24 तारीख को। तो अगर उच्च न्यायालय का कोई ऑर्डर स्पीकर के समक्ष उससे पहले आता है, उसके अकॉर्डिंगली स्पीकर एक्ट करेंगे, अन्यथा आज की जो कार्रवाई है उसको 24 तारीख तक के लिए डेफर किया गया है। जी बिल्कुल, तो 24 जुलाई के शाम तक के लिए कार्रवाई को स्थगित किया गया है, डेफर किया गया है। विधानसभा स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी ने ये अहम निर्णय लिया है। चलिए, चर्चा हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद। अशोक क्यों है अशांत, और इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं बिग फाइट लाइव में। सुमित्रा जी, ब्रेक पे जाने से पहले आपको रोका था मैंने। मरुधरा के मुखिया की नाराजगी है, नाराजगी की बहुत सारी वजह हैं जो उन्होंने भी व्यक्त की, और दूसरे अगर हम कांग्रेस के नेताओं की बात करें, उनका भी कहना यही कि जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं वो हम सभी विधायकों का ही कहना है। लेकिन इस पर भी जवाब चाहेंगे, साथ ही सीपीएम के स्टैंड पर भी। देखिए, मैं ये बता रही थी कि राजस्थान का इस समय इतना बुरा हाल हो रहा है कि कोई भी सुनवाई के लिए नहीं है। जनता बहुत परेशान है। लॉकडाउन के कारण जो परिस्थितियां और कोरोना महामारी के कारण जो हालात बने हुए हैं, ये समय था कि जब जनता की समस्याओं को सुना जाता, उनकी समस्या का हल किया जाता। लेकिन बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पूरे प्रदेश में बनी हुई है। कोर्ट से भी आज उम्मीद थी कि कुछ फैसला हो जाएगा, लेकिन फिर फैसला चला गया 24 तारीख तक। अब अशोक गहलोत साहब जो बोल रहे हैं, ये तो सब जान रहे हैं कि उनकी पार्टी के अंदर की लड़ाई है, लेकिन मुझे ये आश्चर्य हो रहा है कि सचिन को जो भी कहा जाता है उसकी तकलीफ, उसका जवाब भाजपा दे रही है, और दूसरी तरफ भाजपा वाले कह रहे हैं हमारा तो कोई लेना देना नहीं है, हमें कोई मतलब नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। इससे स्पष्ट जाहिर है कि लेना देना जबरदस्त है। अगर अंदर की लड़ाई होती, अंदर की कोई नाराजगी होती, तो अंदर ही बैठ के बात की जा सकती थी। लेकिन जिस तरीके से बागी तेवर दिखाए जा रहे हैं, और मुझे लगता है वही तकलीफ इस सूबे के प्रदेश मुख्यमंत्री को है कि जिस तरह की, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगी कि उनका कद बहुत ऊंचा है, उनको इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सचिन कैसे भी हैं, क्या हैं, वो खुद अपने कर्तव्य के द्वारा बता रहे हैं, जो काम वो कर रहे हैं उससे पता लग रहा है, लेकिन उनको अपने गरिमा का ख्याल रखना चाहिए था निश्चित रूप से। अब बात जो सवाल बार बार उभर के आ रहा है कि हमारी पार्टी क्या करेगी, हमारी पार्टी का देखिए स्टैंड बहुत ही क्लियर है। कल हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, हमारे जो स्टेट सेक्रेटरी हैं अमरा राम जी, उन्होंने भी अपनी बात बताई और उस बात पर दुख जाहिर किया कि राजस्थान के अंदर किस तरह से खरीद फरोख्त चल रही है, और खरीद फरोख्त से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। सबको मालूम है किस तरह से ये बाड़ाबंदी जो हो रही है वो खरीद फरोख्त की वजह से ही हो रही है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, और हमारा स्टैंड
हमको सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, सब जानते हैं। हमारी पार्टी जनता के मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में भी रहती है, और जब सत्र चलता है तो सत्र जब चलता है वहां पर भी हमारे विधायक जनता की समस्या को उठाते हैं, चाहे वो किसानों की हो, मजदूरों की हो, नौजवानों की, महिलाओं की। अभी बिजली का मुद्दा जबरदस्त मुद्दा बना हुआ है। सुमित्रा जी, अभी की स्थिति में किसके साथ है? किसी को अभी किसी के साथ नहीं है, सरकार अभी कोई साथ का सवाल ही नहीं है। हाँ। अभी किसके साथ है? हम तो किसी के भी साथ नहीं है। हम तो जनता की समस्याओं के लिए हम चाह रहे हैं कि जल्दी से सरकार चले, सरकार आए, सदन चले, सरकार चले और जनता की समस्याओं पर ध्यान दिया जाए। आज बिजली के बिलों के कारण लोग इतने परेशान हैं, बिजली की मार झेल नहीं पा रहे हैं, महंगाई फिर से बढ़ती जा रही है, लोगों के रोजगार छूट गए हैं। तो ऐसे में किसी को इंतजार आप फुर्सत लोगों नहीं को भी है होगा कि तो सब कुछ ठीक हो जाए प्रदेश में, क्योंकि जब तक सरकार निश्चिंत नहीं होगी, इन सब चीजों से निकलेगी नहीं, काम कैसे करेगी? कोई काम नहीं कैसे कर करेगी? पाएगी। और बिल्कुल यही सही शिकायत आमजन को है कि काम नहीं हो रहा है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है, आम समस्याओं पर जो बेसिक नीड है, बेसिक समस्याएं उसके वो तक कोई ध्यान नहीं दे पा रहे। सिर्फ यही वजह है, इसलिए जनता को ये चाह रही है कि सरकार चले, हमारी समस्या सुने। जिनके रोजगार चले गए उनको रोजगार दिलाए सरकार, लोगों की नौकरियां चली गई हैं, लॉकडाउन के समय का पैसा नहीं मिल रहा है, मजदूर बेहद परेशान है। और जो इन्होंने घोषणा की थी कांग्रेस सरकार ने कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, कम से कम अब तो अपनी घोषणाओं पर उनको ध्यान देना चाहिए। बेरोजगारी भत्ता अभी ये शायद इससे निकल जाए, ये सब सुलझ जाए, जो हम यही चाहते हैं कि ये जल्दी और से शायद समस्या उम्मीद सलटे हर कोई यही कर और रहा है, सरकार फिर चाहे चले। वो नेता हो, सत्ता पक्ष के हो, विपक्ष के हो या आम जनता हो, कि इस सब चीजों से निकले, ये मामला सुलझे, तभी स्मूथली जब सरकार चलेगी तभी काम भी हो सकेंगे। लेकिन अभिनेश जी, एक बात अभी जो सुमित्रा जी ने कही कि कहा सचिन पायलट के और उनके कैंप के लिए कहा जाता है जो 19 बागी विधायक है, लेकिन दर्द बीजेपी को होता है, उसके पलटवार में जवाब जो आते हैं वो बीजेपी की तरफ से आते हैं और फिर भी बीजेपी को कोई लेना देना नहीं है। इसका जवाब जरा देखिए। हम प्रमुख विपक्षी पार्टी में हैं, सचिन जी के बारे में कुछ भी बोला जाता है उसमें हमें कतई दर्द नहीं होता है। हमें दर्द होता है राजस्थान की जनता तकलीफ में आती है तब हमें दर्द होता है। आज हालात यह है कि राजस्थान की सरकार 5 सितारा होटल में बैठ करके आनंद ले रही है। अभी अभी सुमित्रा जी ने कहा है कि बिजली के लिए परेशान है, किसान परेशान है, बेरोजगार नौजवान घूम रहे हैं। ऐसी स्थिति में सरकार को आज इस कोरोना के लिए, कोरोना के इस संकट में हमने राजस्थान की विधानसभा में ये विश्वास दिलाया था कि हम सियासत नहीं करेंगे, लेकिन अशोक गहलोत जी ने सियासत शुरू कर दी और वो अपने अंदरूनी झगड़े में उलझ गए। आज सचिन जी के बारे में हमें कोई, देखिए सचिन जी कौन है? सचिन जी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं आज भी। सचिन जी कौन है? सचिन जी उप मुख्यमंत्री थे, 7 साल तक कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट रहे। सचिन जी, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि सचिन जी अनुभवहीन व्यक्ति थे, और अनुभवहीन व्यक्ति को जब आपकी पार्टी के आला कमान ने जब यहां पर बैठा दिया तो आपने आला कमान को क्यों नहीं बताया कि ये अनुभवहीन है, इनसे पार्टी नहीं चलेगी। एक तरफ सचिन जी कहते हैं कि ये सब जो 21 की संख्या में छोड़ा था इसको लेकर के आने में मेरा ही रोल है, और दूसरी तरफ अशोक गहलोत जी कह रहे हैं कि उनकी रगड़ाई नहीं हुई थी इसलिए वो नहीं आए। देखिए अशोक गहलोत जी, मैं जहां तक समझता हूं मुख्यमंत्री के रूप में और अपनी पार्टी के नेता के खिलाफ जिस तरह से, आज भी वो उनकी पार्टी के नेता ही हैं, 3 लोगों को उन्होंने मंत्रिमंडल से हटाया है, 2 को पार्टी की सदस्यता से बर्खास्त किया है, लेकिन सचिन जी को पार्टी की सदस्यता से बर्खास्त नहीं किया। यदि अशोक गहलोत जी के मन में इतने ग्रीवेंसेज हैं, यदि वो जनता का इतना भला चाहते थे, तो क्यों नहीं सचिन पायलट जी को भी वो उनको एक्सपेल कर देते। ये तो अंदर का झगड़ा है और इस झगड़े के कारण अशोक गहलोत भी दुखी है, लेकिन हमें दुख इस बात का है कि राजस्थान की जनता, आम आवाम दुखी है और इसलिए हमें मजबूर होकर के बोलना पड़ता है। लेकिन हम सचिन पायलट के पक्ष में नहीं बोल रहे हैं, हम अशोक गहलोत के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं राजस्थान की जनता के पक्ष में। ये कांग्रेस अंदर ही अंदर झगड़ा कर रही है, इनका झगड़ा समाप्त हो। हम तो ये चाहते हैं कि जब आप दोनों ही संख्या बल की बात क्यों कर रहे हैं? संख्या बल दोनों के पास में है तो आप तो दोनों कांग्रेस में ही है, झगड़ा किस बात का है? अर्चना जी, झगड़ा किस बात का है? लेकिन नजर तो बीजेपी आ रही कि सचिन पायलट के सपोर्ट में, जिस तरह सुमित्रा जी भी सवाल उठा रही हैं, जिस तरह से अगर मानेसर या दिल्ली में वो रुके हुए हैं, बीजेपी नेताओं से मिलना जुलना है, तो अगर ये कह दिया जाए अभिनेश जी कि कहीं कोई लेना देना नहीं है तो वो गलत है। हाँ, फ्रंट पे नहीं आ रहे, ये अलग बात होगी। आप लोगों को सही लग रहा होगा कि अशोक गहलोत जी ने कहा हमारे नेता मिलने गए, ये बिल्कुल सरासर गलत कहा। हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र राठौड़ उनसे मिलने कभी नहीं गए, हमारे अध्यक्ष जी ने ये बयान दिया है। ऐसे झूठ का क्या करें हम? ठीक है अर्चना जी, देखिए जी श्वेता जी, देखिए सबसे
आपने एक बहुत सटीक प्रश्न पूछा कि भाई प्रश्न तो सचिन जी पे या 19 विधायकों पर उठते हैं और जवाब भाजपा की तरफ से आता है। मैं कोई 50 डिबेट्स में अभी तक पार्टिसिपेट कर चुकी हूँ जी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं से लेकर राज्य के जो नेता हैं उन लोगों की तरफ से जवाब आ जाता है, लेकिन सचिन जी की तरफ से जवाब नहीं आता। आज तक उन्होंने कोई बयान जारी नहीं किया ऐसा, जिससे साफ पता चलता है कि सद्भावना किनके मन में उमड़ रही है। अब आप मुझे बताइए, कहते हैं हमारा लेना देना नहीं, हम मानते हैं हमारे घर में झगड़ा हुआ है, लेकिन उन झगड़े करने वाले या जो डिसग्रंटल्ड फैक्शन है उसको कौन संरक्षण दे रहा है? किसकी छत्र छाया में वो हरियाणा में सुरक्षित महसूस करते हैं? एसओजी टीम वहां जाती है तो पुलिस की एक दीवार खड़ी हो जाती है। सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक चोर दरवाजा बनाया हुआ है फॉर एंट्री एंड एग्जिट। तो एंट्री करवा लेते हैं और कभी उनको भगाना होता है तो उस चोर दरवाजे से भगा भी देते हैं। अब समझना ये कि आप प्रश्न तो बहुत खड़े कर रहे हो, कोविड को लेकर खड़े कर रहे हो, आप ये कह रहे हो कि सब किसानों का बिल माफ होना चाहिए, बिजली का बिल माफ होना चाहिए, लेकिन ये सब कैसे होगा? जब सरकार स्थिर होगी तब होगा ना। अगर आपकी सचमुच में सद्भावना है तो छोड़िए ना इस कवायद को। क्यों आपके केंद्रीय मंत्री की मिलीभगत वहां नजर आती है? और मुझे बताइए कि यहाँ की सबसे बड़ी कद्दावर नेता कौन है भाजपा? श्वेता जी, मैं आपको मैं इसमें निवेदन करना चाहता हूँ। ठीक है, अर्चना जी इसी का जवाब भी लेते आते हैं साथ। प्रश्न खड़ा कर दिया। मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार इनका आला कमान है। इनका आला कमान अभी तक उनके खिलाफ फैसला क्यों नहीं ले रहा है? यदि इनका आला कमान उनके खिलाफ अभी तक फैसला ले लेते तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। ऐसी स्थिति के अंदर सचिन पायलट के खिलाफ लेते, 19 के खिलाफ लेते। लेकिन अभी भी ये कहा जा रहा है ना कि अगर वो मान जाते हैं, अभी भी नाराजगी इसका मतलब इसका मतलब जो अशोक गहलोत कह रहे कि वो अगर आएंगे तो वो गले लगाएंगे। इसका मतलब जो अशोक गहलोत जी कह रहे थे वो गलत कह रहे थे। आला कमान यही मानता है ना। यदि अशोक गहलोत ने जो अपने इंटरव्यू में कहा है, यदि अशोक गहलोत सत्य कह रहे हैं तो आला कमान इनका फैसला ले लेता, और आला कमान फैसला नहीं ले रहा, इसका मतलब कहीं न कहीं दूध में। ठीक है, लेकिन जो भी अर्चना जी ने भी कहा अभिनेश जी कि 19 विधायक वहां पर मौजूद हैं और जब एसओजी पहुंचती है सब वहां से चले जाते हैं, कोई पूछताछ नहीं हो पा रही, कैसे कायदों से चलती है। ठीक है अर्चना जी, आप ही का सवाल है, पालन कर रहे हैं। ठीक है, आपको भी पता होना चाहिए। ठीक है, आप जो आरोप लगा रहे हैं अर्चना जी, देता हूं अर्चना जी, संख्या बल है। ठीक है, आप जो आरोप लगा रहे हैं इतना वेट क्यों कर रहे हैं? संख्या बल है तो वेट क्यों कर रहे हैं? इनको लग रहा है कि आप सारे नंबर ले रहे हैं। कोर्ट ने रोक नहीं लगा रखी है। कोर्ट ने रोक नहीं लगा आप रखी है। क्यों प्रवक्ता बन रहे हो हमारे उस सेक्शन के जो हमसे नाराज है? नहीं, हम प्रवक्ता नहीं बन रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं, हम तो आपको चश्मा लगा रहे हैं आपके, कि आपने जो चश्मा लगा रखा है उस चश्मे को उतारिए। आपके चश्मे से आपको दिखाई नहीं देगा, आप जनता के चश्मे से देखने का काम करिए। आप 5 स्टार में बैठ करके राजस्थान की सरकार चला करके राजस्थान के लोगों के साथ में जो धोखा किया है, राजस्थान के लोगों के साथ में जिस तरह से अन्याय किया है, वो अन्याय सहन नहीं किया जाएगा। आप लोग 5 स्टार होटलों में बैठ करके सरकार चलाने वाले लोग हैं, आप लोगों को तकलीफ होगी। संभालिए अपने घर को, संभालिए सचिन पायलट जी और 19 लोगों को जो आपसे संभल नहीं रहे, हमारे ऊपर तोहमत लगा रहे। हम ये कह रहे हैं कि आपका झगड़ा आपको मुबारक हो, आप जाइए। ठीक है अभिनेश जी, ठीक है अभिनेश जी, आप कह रहे हैं कि आप पर तोहमत लगाई जा रही है, आपका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अर्चना जी जो सवाल उठा रही वो ये कि अगर वो 19 विधायक हमारे घर परिवार का झगड़ा हम निपटा लें, ठीक है, लेकिन जब एसओजी पहुंचती है तो वहां पर वो मिलते नहीं है, पहुंचने वहां पर पूछताछ हो नहीं पा रही है, बातचीत हो नहीं पा रही है। अभी तक उनके क्या कार्रवाई की है? कहीं तो सपोर्ट होगा, पार्टी ने उनको क्या कार्रवाई की है? पार्टी ने क्या कार्रवाई की है? इसका मतलब ये है कि पार्टी इंतजार कर रही है। हम कर लेंगे। कब कर लेंगे? राजस्थान की जनता को आपने किस हालात में ला दिया? अभी तो कोर्ट में भी है मैटर, कोर्ट ने कभी भी उनको रोका नहीं है। अलग याचिका कोर्ट ने किसी भी कार्यकर्ता को एक्शन लेने के लिए रोका नहीं है, पार्टी के ऊपर कोई स्टे नहीं दिया कोर्ट ने। इसी पर कोर्ट ने किसी तरह का कोई एक्शन नहीं दिया। कोर्ट की बात हो रही है, पार्टी कोई एक्शन नहीं ले रही है, लेकिन जैन साहब वही बातें दो तरह की बातें हैं कि वहां पर एक्शन भी नहीं लिया जा रहा है, कोर्ट में मैटर भी पहुंच जाता है। हम तारीफ भी कर रहे हैं, हम उनकी बुराई भी बता रहे हैं कि क्या कमियां थी, इसके बावजूद भी अगर वो आ जाते हैं तो हम गले लगाने को भी तैयार हैं, साथ भी, क्योंकि परिवार के सदस्य वो कोई इस्तीफा देके अलग नहीं हो गया, उन्होंने कोई पार्टी अलग ज्वाइन नहीं कर ली है। और मुख्यमंत्री भी साफ बार बार ये कह रहे हैं कि ठीक है जो हुआ, अगर नाराजगी भी बैठ के सॉर्ट आउट हो सकती है, वो वापस आएंगे, तो ऐसा नहीं है कि पार्टी के दरवाजे बंद हो गए हैं। तो जैन साहब अब इसमें क्या स्थिति है? क्योंकि दोनों तरह से कि क्यों ना पार्टी से हटा दिया जाए, क्यों उन पर एक्शन नहीं लिया जा रहा, जिस तरह से अभिनेश जी बार बार कह रहे हैं। देखिए राजस्थान में 2 ड्रामे चल रहे हैं जी। एक तो पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है, एक कोर्ट ड्रामा चल रहा है। पॉलिटिकल ड्रामे को कोर्ट में ले जाया जा रहा है,
और कभी कोर्ट के ड्रामे की आड़ को पॉलिटिक्स ड्रामे के रूप में खेला जा रहा है। ये कोई नई बात नहीं है, पार्टियों में से लोगों को छोड़ के जाना। बलराज मधोक भारतीय जनता पार्टी के जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, छोड़ के चले गए थे। उमा भारती भी चली गई थी। और कांग्रेस का तो आज़ादी से पहले का इतिहास है, कई बार टूटी है, कई बार पार्टियां बनी है। आज भी ये कहा जाता है कि भारतीय जनता एनडीए की जो पार्लियामेंट्री मेंबर्स हैं उनमें 167 आदमी ऐसे हैं जो कभी न कभी कांग्रेस से जुड़े रहे। पर ये राजनीतिक खेल है, कौन किसको कब निकालेगा ये अपने अपने गेम के हिसाब से निकालेंगे। इसके लिए कोई कानून नहीं है कि आप इतना उल्लंघन करोगे तो हम पार्टी से निकाल देंगे और इससे कम उल्लंघन करोगे तो नहीं रख लेंगे, वो एक अलग बात है। परंतु प्रश्न इस बात का है कि कांग्रेस ने 2 स्टैंड लिए। एक बार तो चीफ विप ने यह कह दिया कि 17 हमारे 19 आदमी पार्टी छोड़ के जा चुके हैं, और दूसरी तरफ 3 दिन बाद उनमें से 2 आदमियों को आप निलंबित करते हो कि जब आपकी पार्टी छोड़ के जा चुके हैं। और ये कोर्ट ने भी क्वेश्चन किया था, चीफ विप से ये भी पूछा था कि भाई जब आप ये पिटीशन लेके 14 जुलाई को जा चुके हो कि ये सारे के सारे लोग पार्टी छोड़ के जा चुके हैं, तो फिर आपने निलंबन क्यों किया, किसका निलंबन किया। तो ये कई सारे ऐसे प्रश्न है, क्योंकि ये पॉलिटिकल ड्रामा मिक्स विद लीगल ड्रामा है। लीगली अगर आप छोड़ चुके हो पार्टी को तो फिर आप निलंबित नहीं हो सकते, पर चूंकि आपने पॉलिटिकल रूप से वापस लेने का रास्ता खुला रखना है, इसलिए आप कुछ को निलंबित कर रहे हो, कुछ को निलंबित नहीं करो। दूसरी बात, हालांकि वो राजनीतिक विषय है, मेरे से विषय नहीं है, पर मैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब की पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ रहा था जी। 28 साल की उम्र में अशोक गहलोत साहब 28 या 29 साल की उम्र में वो लोकसभा के सदस्य बन गए थे। 32 साल की उम्र में वो केंद्र में मंत्री बन गए थे। 48 साल की उम्र में वो राजस्थान के, आज से 22 साल पहले वो राजस्थान के मुख्यमंत्री बन गए थे। और तब से लेकर अब तक राजस्थान के मुख्यमंत्री कांग्रेस की तरफ से वही हैं। तो जो कई बातें हो रही है कि आप दूसरे पे आरोप लगा रहे हो कि इनकी इच्छा थी, यंग एज में बनना चाह रहे थे, तो अब ये तो राजनीतिक बातें हैं। पर कम से कम एक मेरा एक और है कि पॉलिटिशियंस की बातों की जवाबदेही तय होनी चाहिए कि आज जो कहा है वो उस पर कायम रहें। हिंदुस्तान में सबसे बड़ी परेशानी है कि राजनीतिज्ञ कुछ भी बोल देते हैं और उनके बोलने की कोई जवाबदेही नहीं है। 5 मिनट बाद वो दूसरी बात बोल देंगे, उसका कोई आंसरेबिलिटी नहीं है। तो एक कानून ये बनना चाहिए कि राजनेता में जो है वो जो बात कहे उस पर कायम रहे, अगर बात बदलते हैं तो उन पर कानूनी कार्रवाई हो। प्रतीक कासलीवाल जी, क्या आप भी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे जो जैन साहब ने अभी कही? क्योंकि आज कुछ कह रहे हैं, कभी कोई बयान आ रहा है, और आज जो बात किसके फेवर में कह रहे हैं, कल को पलटकर कुछ और कहने लगेंगे। इस पर कुछ ना कुछ होना चाहिए, कानून बनना चाहिए, ताकि सख्त रहेंगे कानून तो नेता भी अपनी बातों पे कायम रहेंगे। नहीं, कुछ कानून अगर बनता भी है तो कानून बनता है। जैन साहब का जो सुझाव है बड़ा सही सुझाव है, लेकिन परेशानी ये आती है कि आपका संविधान आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन भी देता है, तो मैं स्वतंत्र हूं कुछ बोलने के लिए, और किस परिस्थिति में आज बोल रहा हूं और परिस्थिति बदलने पे उस स्टैंड को चेंज करना हो, तो ऐसा कानून अगर बनता है तो कहीं ना कहीं वो रोक लगा देता है कि आपने जो चीज बोल दी है आप उसी पे टिके रहें। तो परिस्थितियों का चेंज होने से जब इंसान स्वाभाविक रूप से बदलेगा और उसके जो डिसीजन पहले थे वो भी चेंज होंगे, और जो उसका अधिकार है संविधान के द्वारा दिया गया कि उसका वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसकी अवहेलना होगी अगर ऐसा कानून बनता है। बट मुख्य रूप से जो उनका कहना है जैन साहब का कि कोई ना कोई ऐसी दायरा उस सीमा में रहने चाहिए कि आप इतनी जल्दी ना पलट जाएं। जैसे आया राम गया राम वाला केस से एंटी डिफेक्शन लॉ क्यों बनी कि आज आपने जिस पार्टी से हुए कल आपको कुछ बेटर अपॉर्चुनिटी दिया, आपने नेक्स्ट डे ही बदल लिया। 1967 का जो इतना बढ़िया केस था, ऐसे ही आज आप कुछ कह रहे हो, कल अपनी बात से पलट गए। आप बने रहना चाहते हो, आप रिजाइन भी नहीं कर रहे हो, तो आपका स्टैंड क्या है? और एक क्लैरिफिकेशन जनता हमेशा ये जानना चाहती है जो आपको चुन के लाई है कि आप आखिर क्या कह रहे हैं। कम से कम वक्तव्य तो दें उस चीज का। ना आप रिजाइन करते, ना आप बने रहना चाहते, आपका इंटेंशन तो बने रहने का है नहीं, तो वो विरोधाभास जो है वो बराबर चलता रहता है। और मेरा मानना है उस हद तक जो जैन साहब कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोई लगाम तो लगे, ऐसा नहीं हो कि बिल्कुल ही बेपंदे के लौटे की तरह हो कि जैसी सिचुएशन देखी अपने आप को पलट दिया और बयान दूसरे कर दिए। बिल्कुल बिल्कुल अहम बात कही आपने प्रतीक जी कि ये इस पर स्टैंड कम से कम नेता कायम रहे तो विश्वास भी करेंगे, वरना राजनेताओं की छवि क्या होती जा रही है वो पहले और अब में बहुत फर्क भी आ गया है। सुमित्रा जी,
बहुत फर्क आ गया है पहले के नेताओं में अब इस तरह की तस्वीरें राजस्थान में जो हो रहा है, 2 पावर सेंटर बना दिए गए और उस वक्त से ये बात मुख्यमंत्री ने भी कही और उसी वक्त से है, क्योंकि अगर बार बार चीजें आती हैं ये अभी इस स्टेज पे पहुंच गई है तो ये ऐसा नहीं कि 1-2 दिन 1 महीने 2 महीने की बात है, राज्यसभा चुनाव से ही हो गया है, ये 1.5 साल का वक्त बीत चुका है। समय समय पर वैसी तस्वीरें भी आती रही लेकिन एकजुट रहने की कोशिश भी की जाती रही और वो नजर आए ऐसी भी कोशिश की जाती रही। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा है कि पहले बात के धनी हुआ करते थे और अब कोई कुछ कह दे, ये आज कुछ कहे कल कुछ कह दे। देखो जो बात अभी जैन साहब और प्रतीक साहब कह रहे थे, एक तो बात होती है कि ठीक है घर की लड़ाई के बारे में जो बार बार कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि वो हमारे परिवार के सदस्य हैं, वो राजी, अगर वो आएंगे तो हम गले लगाएंगे, ये एक स्वाभाविक बात है, वो कहने की बात है, उसको आप इस तरह से नहीं ले सकते कि अब कल क्या कहा और आज क्या कह रहे हैं, ये एक अलग बात है। और हो सकता है कि वो ठीक भी हो जाए और आज अपने घर चले जाएं, हम तो सब यही चाहते हैं कि वो अपने घर जाएं और सरकार चले और ये प्रदेश की जनता को भी जो है कुछ उनका भी कुछ काम हो। लेकिन जब हम ऊपर देखते हैं हम किसकी, सही कह रहे हैं जैन साहब कि जो जबान है उसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए और बोलने के लिए केवल आप यहाँ का मत देखिए, आप तो ऊपर देखिए ना, ऊपर लोग क्या बोलते हैं। अभी कुछ दिन पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था, जब चाइना की बात आई थी, कि हमारी सीमा में ना कोई घुस आया है ना कोई घुसा हुआ है, और उसके कुछ ही दिन के बाद तो फिर आ गए, फिर हमारे 20 लोग कैसे मारे गए, फिर कह रहे हैं कि अब चाइना को दूर भगा दिया। तो ये इस तरह की जो बातें हैं ना, उनका स्पष्टीकरण होना चाहिए कि इतने मुख्य मेन पद के ऊपर बैठे हुए हमारे देश के नेता क्या कह रहे हैं, जनता के साथ में क्या बात करते हैं, और ये अभी की बात क्यों करें। जो कुछ हालात आज देश में चल रहे हैं, आज पेट्रोल डीजल के बारे में, ये बात तो है, मैं एक बात कहूंगी, वक्त खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन ये बात जरूर है कि अभी जो कुछ हो रहा है, एक बात है जो हर कोई चाह रहा है, भले ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शांत हो, भले ही बहुत सारे सवाल उठ रहे हो, भले ही नाराजगी में बहुत ऐसे शब्द कह दिए गए हो जो नहीं कहना चाहिए, भले ही बीजेपी ये कह रही हो कि उसका इससे लेना देना कुछ भी नहीं है, और भले ही वो जो विधायक फेयरमाउंट में है उनका ये कहना हो कि हम सब एकजुट है, नंबर गेम की बात है, हम सब एक साथ है, सरकार स्थिर है, कोई खतरा नहीं है। लेकिन इस सब के बावजूद जनता ये चाहती कि ये सब सुलझ जाए, जो जितना उलझा हुआ है, ताकि स्मूथली स्थिर रहेगी सरकार, तो काम जनता के हो सकेंगे, जिसके लिए इन सभी विधायकों को चुनकर विधानसभा भेजा गया है। चलिए इस वक्त